संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम सर्वे वेदाय पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि चेद वदन्ति यदक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इति ततो ओम इति ततो। मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कुछ वर्ष पूर्व मैंने कनाडा में योग आसनों का यहाँ के लोगों में प्रचार करने के लिए क्रियात्मक रूप करके दिखाया और समझाया था। आज उन आसनों के संबंध में कुछ बातें मैं बता करके थोड़ा सा उसका विवरण दूंगा और फिर उन आसनों का परिचय। एक बात याद रखें, योग आसन जो है यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह साधना है। साधना और व्यायाम में बड़ा अंतर होता है। साधना जो है वह किसी लक्ष्य विशेष को प्राप्त करने के लिए की जाती है। व्यायाम का प्रयोजन केवल शारीरिक स्वस्थता हुआ करती है। योगासन साधक को उच्चतम भूमिका में प्रवेश पाने के लिए सक्षम बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, और इससे मनुष्य का बौद्धिक मानसिक विकास होता है। शारीरिक स्वस्थता के साथ ही इंद्रिय संयम, मानसिक और बौद्धिक विकास भी आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य यथार्थतः मनुष्य नहीं बन सकता, और वो दुनिया का कोई अन्य व्यायाम इसमें सहयोगी भी नहीं होता। केवल योगासन जो है ये इसके लिए पर्याप्त साधन होते हैं। इनके द्वारा शरीर व्यवस्थित होता है, इंद्रियां संयमित होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, मन दृढ़ होता है, एकाग्र होता है और शक्तिशाली होता है, बुद्धि सूक्ष्म होती है, तीव्र होती है, सात्विक होती है और स्मृति प्रबल होती है, और भी बहुत से लाभ हैं। सांख्य दर्शन के सिद्धांतानुसार मनुष्य 3 शरीरों में रहता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर आप लोग जानते हो। सूक्ष्म शरीर का केंद्र मन है
और कारण शरीर का केंद्र बुद्धि। योगिक व्यायाम केवल स्थूल शरीर को ही स्वस्थ नहीं बनाते, बल्कि ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को स्वस्थ और सक्षम बनाते हैं। ये इनका वैशिष्ट है। अन्य दुनिया के जितने व्यायाम हैं वो सब स्थूल शरीर तक ही सीमित है। मानसिक और बौद्धिक स्वस्थता से उनका दूर का भी संबंध नहीं है, बल्कि ये भी देखा गया है कि अन्य व्यायाम जो हैं वो बौद्धिक स्वस्थता में व्यवधान उपस्थित करते हैं, मानसिक स्वस्थता को भी भंग करते हैं। लेकिन योगिक व्यायाम जो है वह शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों प्रकार की स्वस्थता प्रदान करता है, और साथ ही वह व्यक्ति को इसके योग्य बना देता है कि वह अपने जीवन के परम लक्ष्य स्वरूप उस परमात्मा को, उस कारण तत्व को जानने और समझने में योग्य हो जाए, सक्षम हो जाए। इसलिए योगिक आसनों को केवल व्यायाम के स्थान पर समझना या रखना भ्रांति है, भूल है। मैं आप लोगों के समक्ष जिन योगिक क्रियाओं को करने जा रहा हूं, और भी बहुत सी क्रियाएं हैं जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उनके लिए खुला वातावरण चाहिए, उनके लिए और भी कई साधन चाहिए। तो उन क्रियाओं को, जैसे वस्ती क्रिया है, उसके लिए जो कुछ चाहिए वो मैं यहाँ नहीं कर सकता, वो उपलब्ध नहीं है। धौती क्रिया है, उसके लिए भी नहीं उपलब्ध है। नेति क्रिया है, सूत्र नेति क्रिया है, आदि क्रियाएं जो हैं वो उनके लिए साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ वो करके बताई नहीं जा सकती। केवल आसन, मुद्रा, प्राणायाम, बंध और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जैसे उड्डयन है, त्राटक है, आदि क्रियाएं, नेवली है, इन क्रियाओं को यहाँ करके दिखाया और समझाया जा सकता है। मेरे विचार से योग की संपूर्ण क्रियाएं शरीर के प्रत्येक अवयव के साथ संबंधित हैं। विशेष करके जो बंध हैं, जो मुद्राएं हैं, ये बहुत महत्व रखती हैं, और इनमें से बहुत सी ऐसी मुद्राएं और क्रियाएं हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान सिद्ध हो सकती हैं, आपकी मानसिक और बौद्धिक स्वस्थता के लिए वरदान सिद्ध हो सकती हैं, यदि आप उनका अभ्यास करते रहें तो। हाँ, इसके लिए पवित्र वातावरण की जरूरत होती है, और पवित्र वातावरण न मिलने पर ये क्रियाएं लाभ तो करती हैं, लेकिन विशेष लाभ नहीं पहुंचा पाती। क्यों नहीं पहुंचा पाती? क्योंकि ये क्रियाएं सात्विक हैं, और राजसिक तथा तामसिक वातावरण इनके लिए अनुकूल नहीं होता। जैसा कि आप आयुर्वेद का सिद्धांत समझते हैं, उसमें एक बात समझाई जाती है कि औषधि के साथ साथ आप पथ्य और अनुपान, इन दोनों पर भी ध्यान रखें। औषधि के सेवन का अनुपान क्या है, और उस समय पथ्य का क्या सेवन करना चाहिए, क्या स्थान है, कौन सा पथ्य ग्रहण करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। इसी रूप से योगिक क्रियाओं के लिए भी अनुपान और पथ्य की जरूरत है। तो योगिक क्रियाओं में अनुपान तो है प्राण, और पथ्य है सात्विक आहार विहार के साथ ही सात्विक वातावरण। यदि सात्विक वातावरण नहीं है तो ये योगिक क्रियाएं आपके लिए कभी कभी रोग का भी कारण बन सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि योगिक क्रियाओं को आप इस ढंग से करें और इस प्रकार से करें, इस वातावरण में करें, जिससे कि आपके लिए ये सदैव लाभप्रद हो, हानिप्रद न हो। सबसे पहले आसन और फिर प्राणायाम। आसन के साथ ही और भी कुछ क्रियाएं संबंधित हैं। जैसे आसन में 3 प्रकार के आसन हैं।
खड़े होकर करने वाले आसन, बैठकर करने वाले आसन और सोकर करने वाले आसन, ये 3 प्रकार के आसन हैं। इनमें से आसन का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए? मेरे विचार से पहले खड़े होकर, फिर बैठकर, फिर सोकर। लेकिन कुछ लोग इसको रिवर्स भी करते हैं, सोकर, बैठकर और खड़े होकर करते हैं। मेरे विचार से क्रम यही ठीक है कि पहले खड़े होकर कीजिए, फिर बैठकर कीजिए और फिर सोकर कीजिए, और फिर उसको उसके पश्चात जो सो करके और भी कुछ क्रियाएं की जाती हैं उनको कीजिए। आसन के साथ ही बंध हैं और बंध के साथ ही मुद्राएं हैं। आसन से पहले कुछ और कर्म करने वाले होते हैं योग में, जैसे कुंजल है, नेति है, धौती है, बस्ती है। ये क्रियाएं जो हैं ये अंतर सफाई की क्रियाएं हैं। इनको आसन से पहले कर लेना चाहिए। आसन से पहले इसलिए कर लेना चाहिए जैसे कि आसन और प्राणायाम करने में सुविधा हो। सबसे पहले प्रातः काल उठिए, शौच आदि से निवृत्त होइए। फिर जैसे आप मुख साफ करते हैं, दांत साफ करते हैं, उसके साथ ही आप अपने अंदर की सफाई का ध्यान रखिए। अब जो लोग बस्ती क्रिया करना जानते हैं वो शौच के साथ पश्चात बस्ती कर लेते हैं। बस्ती एनीमा तो नहीं है, ये एनीमा बस्ती भी नहीं है, लेकिन आजकल लोगों ने बस्ती के स्थान पर एनीमा का प्रयोग करना सरल समझा है। बस्ती से जो लाभ होता है योगिक साधना में, वो एनीमा से नहीं होता। खैर, बस्ती क्रिया का अभिप्राय है जल में बैठ करके गुदा के रास्ते से जल को खींचना और खींच करके पेट में भर लेना और फिर उसको न्योली करके उसे बाहर फेंक देना। इससे नीचे का भाग पेट के साफ हो जाता है। और जब ये हो जाए तो बादशाह बस्ती भी करते हैं, यानी गुदा के विकास और संकोचन के साथ बाहर से वायु भरते हैं और उसको पेट में भर लेते हैं, फिर पेट से बाहर निकाल देते हैं वायु। और वो क्रिया भी बड़ी अच्छी है, बड़ी उपयोगी है। खैर, उसको करने के पश्चात फिर जल धौती जिसे कहते हैं, यानी कुंजल क्रिया, गुनगुना पानी नमक के साथ, यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो उसके लिए और भी कुछ पदार्थ हैं, जैसे मोटी इलायची है और नमक है, सौंफ है। तो ऐसी चीजें उसमें डाल करके उसको उबालते हैं। उबाल करके फिर उससे कुंजल करते हैं, उसको पी जाते हैं। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो तक पानी पी जाओ और थोड़ा सा जीभ के ऊपर तालू के स्थान को स्पर्श करोगे अंगुली से, बीच की दाहिने हाथ के बीच की 2 उंगलियों से। यदि ऐसा करोगे तो अपने आप उसमें एक सहलन पैदा होती है जिससे सारा पानी बाहर निकल जाता है। ये इसको जल धौती करते हैं, कुंजल क्रिया भी कहते हैं। इसी प्रकार से धौती क्रिया होती है जिसमें 18 फुट लंबा बहुत पतला झीना मलमल लेकर के उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, थोड़ा सा गुनगुने पानी में, और फिर उसको धीरे धीरे हलक के नीचे उतारते हैं, मुंह में, पेट में। और जब थोड़ा सा 1 फुट करीब बाहर रह जाए, 17 फुट अंदर चला जाए, तब उसको धीरे धीरे बाहर निकालने लगते हैं। कुछ लोग नेवली करके बाहर निकालते हैं, तो उससे पेट सफाई होती है। ये धौती क्रिया है। तो बस्ती और धौती, इसी के साथ नीति करते हैं। दाहिने नाक में पानी डाला, बाएं नाक से निकाल दिया, बाएं नाक में पानी डाला, दाहिने नाक से निकाल दिया। ये टोटीदार कोई पात्र हो उसमें जल लेकर के करते हैं। जल में नमक जरूर होना चाहिए, जरा सा, इससे सुविधा रहती है और नुकसान नहीं करता। अब ये जल नीति करने के पश्चात कुछ लोग दोनों नाकों से लेकर के मुंह से निकाल देते हैं,
नीति भी करते हैं। तो ये जल नीति करने के पश्चात फिर सूत्र नीति करते हैं। सूत्र नीति जो है उसमें महीन सूत्र को बनी हुई होती है, आश्रमों में मिलती है, तो वो नाक के नास्ते से डालते हैं और मुंह से निकालते हैं रस्सी को। ऐसे दोनों नाक से रस्सी डालकर मुंह से निकालकर फिर धीरे धीरे उसका घर्षण करते हैं और फिर बाद में उसे निकाल देते हैं। ये सूत्र नीति है, ये भी बहुत लाभदायक है। तो बस्ती, कुंजल, धोती और नेति, ये करने के पश्चात योगी को फिर आसन करने का योग्य बनता है। इन क्रियाओं के पश्चात फिर उसे आसन का अभ्यास करना चाहिए, आसन करना चाहिए। तो आसन में सबसे पहले खड़े होकर, फिर बैठकर, फिर सोकर। उसमें यदि बिगनर है पहले तो सोकर करे, शरीर कमजोर है पहले सोकर करे, फिर बैठकर, फिर खड़े होकर, ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। इन क्रियाओं करने के पश्चात भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात फिर आसन शुरू करना चाहिए। आसन के दो भेद हैं, सगर्भ और अगर्भ। एक तो सगर्भ आसन होता है जो प्राण वायु के साथ किया जाता है। प्राण वायु को कब अंदर लेना है, कब बाहर छोड़ना है, कब रोकना है, ये एक विधि है जो क्रिया के साथ ही समझ में आती है, तो वो समझाई जाती है। तो जब आप आसन करने लगे, जब भी आपको मुड़ना हो, जैसे पेट को मुड़ना है, कमर को मोड़ना है, कहीं मोड़ना है, उस समय आप पेट को खाली कर लें। और जब कहीं ऊपर होना हो, खींचना हो, तो पेट को वायु से भर लें। तो ये तो करके बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ऐसे व्याख्यान में इसको नहीं समझ सकते आप, मैं करते समय इसको संकेत करूंगा। और उसके पश्चात आसन जब हो जाए, फिर बैठ करके प्राणायाम और ध्यान। अब उसमें दो क्रियाएं और हैं, कपाल भाती और ये त्राटक। तो षट कर्म जो आप लोगों ने सुना होगा योग के, उसमें नेति, धोती, बस्ती और तीन ये क्रियाएं हैं। नेवली, उड्डयन तो बंद है, नेवली क्रिया है। बिना उड्डयन के नेवली नहीं होता। तो नेवली, त्राटक और कुंजल, ये क्रियाएं षटकर्म कहे जाते हैं। इसमें कपाल भाती, तो नेवली, त्राटक और कपाल भाती ये षटकर्म है। तो इनको यदि आप क्रम से करेंगे तो आपको लाभ होगा। जैसे पहले बताया, बस्ती कर लीजिए आप, उसके बाद में धोती कर लीजिए, जल धोती कीजिए, धोती कीजिए, से कुंजल और धोती करते हैं। फिर सूत्र नेति कीजिए, जल नेति कीजिए, सूत्र नेति कीजिए। ये करने के पश्चात फिर अब आप जो अन्य क्रियाएं हैं, आसन करने के पश्चात भस्त्रिका के साथ ही आप उड्डयन और नेवली का अभ्यास कर सकते हैं। उड्डयन जब हो जाए तभी नेवली होती है। खड़े होकर के श्वास को बाहर निकालना है, पहले 2-4 बार घर्षण करके, फिर श्वास को बिल्कुल बाहर निकाल दे, पेट को नीचे ले जाए अंदर, फिर उसको धीरे से उठावे तो 2 नाड़ियां पेट के ऊपर निकल आती हैं। और पेट को पीठ के साथ लगा देने का नाम तो उड्डयन है। लेकिन जब 2 नाड़ियां बाहर निकल आएंगी पेट में, तो उनको जब घुमाने लगे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, तो उसको नेवली क्रिया कहते हैं। वो अच्छी क्रिया है। तो नेवली भी इसमें बहुत लाभदायक होती है। तो नेवली के पश्चात फिर बैठ करके त्राटक करते हैं और कपाल भाती करते हैं। तो कपाल भाती तो प्राणायाम के एक भेद है, और त्राटक जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर आंख खोल करके गेजिंग करना है, एक टक देखते रहना है, वो त्राटक है। तो ये योगिक क्रियाएं बहुत लाभदायक हैं स्वास्थ्य के लिए, मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक तीनों। अब इसके साथ ही जब ये क्रियाएं कर ली आप, तो आसन में कुछ मुद्राओं का भी स्थान है। अब मुद्राएं कई प्रकार की हैं, उसमें कई तो बहुत कठिन मुद्राएं हैं, जैसे सहजोली, अमरोली, वज्रोली, ये सब क्रियाएं हैं। ये भी मुद्राएं हैं एक प्रकार की।
तो ये जन सामान्य के लिए उपयोगी नहीं, न तो खरीद सकता है। हठ योगियों का ये काम है, वही करते रहते हैं और वही इसका अनुभव भी करते हैं, इसके परिणाम का भी अनुभव करते हैं। और अन्य मुद्राएं हैं, जैसे खेचरी मुद्रा है, उसका भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। सांभवी मुद्रा है, वैष्णवी मुद्रा है, और इसके साथ विपरीत करणी मुद्रा है, योग मुद्रा है, योनि मुद्रा है, ये सारी मुद्राएं हैं। महामुद्रा है। तो ये सारे अभ्यास मुद्राओं का करना, ये भी बहुत उपयोगी है, बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है मुद्राओं का अभ्यास। और उसमें जैसे अश्विनी मुद्रा है, और उसमें 3 बंध हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। तो श्वास को बिल्कुल बाहर निकाल करके पेट को पीठ में लगा देने का नाम तो उद्यान बंध है, और गुदा को ऊपर खींचे रखना अश्विनी मुद्रा करके बार बार, घोड़ा जैसे गुदा का संकोच और विमोचन करता है ना, इस ढंग से ऐसे ये संकोच विमोचन करने को अश्विनी मुद्रा कहते हैं। गुदा के संकोच को ऐसे खोलने को, ऐसे, और फिर उसको ऐसे बांध करके खींच लेना ऊपर, उसको कब्जे में रखे रहना, जैसे अपान वायु न निकल सके, तो उसको कहते हैं मूल बंध। तो उद्यान बंध, मूल बंध, और ये जो आपकी ठोडी है, इसको कंठ में थायराइड जो है ग्लैंड, उसके पास लगा देने को नाम है जालंधर बंध। ये 3 प्रकार के बंध भी होते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, ये बंध है। तो इन बंधों को भी करता रहे अभ्यास में क्रमशः। और इसके पश्चात आसनों में बहुत से आसन हैं खड़े होकर करने वाले, बहुत से आसन है बैठकर करने वाले, बहुत से आसन है सोकर करने वाले। अब इन आसनों के साथ मुद्राएं भी हैं, जैसे महामुद्रा है, योनि मुद्रा है, योग मुद्रा है। तो योग मुद्रा, योनि मुद्रा, महामुद्रा, ये सब मुद्राएं जो हैं, इन मुद्राओं का संबंध प्राणायाम और शरीर से विशेष पोजीशन में रखने का है, विशेष अवस्था में शरीर को ले जाने का है। इन मुद्राओं का आपके शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनसे बड़ा संबंध है, और उनको ये सेट करते हैं, ये उनको रेगुलर बनाते हैं, उनको यथार्थ स्थिति में ला करके, और उनके द्वारा जो जूस निर्माण होता है शरीर के पुष्टि के लिए, और उसको ये व्यवस्थित करती है मुद्राएं। ये बहुत उपयोगी है इन मुद्राओं का। ये जितनी क्रियाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबका मैंने अभ्यास किया है, करता रहा हूँ। बहुत सी क्रियाएं हैं जिनका अभी मैं अभ्यास करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आप पूछ सकते हैं कि यदि आप इतना अभ्यास करते रहे, फिर आपका स्वास्थ्य ऐसे खराब कैसे हो गया? तो स्वास्थ्य जहां तक खराब होने की बात है, मेरे विचार से स्वास्थ्य तो खराब नहीं हुआ, शरीर के अंदर एक रोग पलता रहा। रोग ही कहते हैं उसे, डॉक्टर तो कहते हैं कि ये तो ऐसे होता रहता है, हर एक की नाड़ियां काल पाकर सिकुड़ते कवर होती रहती हैं। तो आहार विहार तो मेरा सही में था, इतनी क्रियाएं मैं भी किया करता था, फिर भी हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा, नाड़ियां ब्लॉक हो गई। उसमें कारण मैं समझता हूँ ये जो मैं प्राणायाम और ध्यान और ये सारी क्रियाएं करता रहा ना, तो विदेश में भी करता रहा, और वहां जो यात्रा की मैंने, हवाई जहाज की यात्रा बहुत होती रही, और कार की यात्रा बहुत होती रही। तो ये जो पोल्यूशन है पेट्रोलियम का, ये धीरे धीरे श्वास के रास्ते में शरीर में जाता रहा। अब जो लोग योगिक क्रियाएं करते हैं उनके लिए इसीलिए यात्रा वर्जित है। शास्त्र में ये बात बताई गई है कि योगी के लिए यात्रा वर्जित है। 5 चीजें योगी को सेवन नहीं करना चाहिए: अग्नि सेवन, स्त्री सेवन, यात्रा सेवन, और अधिक श्रम, अधिक व्यायाम, ये भी योगी के लिए वर्जित है। तो ये सब योगी के लिए वर्जित है। इसीलिए वर्जित है कि योगी का शरीर इतना ग्राहक बन जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, कि वो बाहर के पदार्थों को भी बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेता, सेंसिटिव हो जाता है। ये तो मेरा अपना अनुभव भी है इस विषय में। तो उससे ये जो पोल्यूशन था बाहर का, ये कार का और धुआं और ये सारा, इसने मेरे शरीर को खराब किया। और
इसी के नाते जहाँ तक मेरा ध्यान है कि ये मेरे शरीर में विकार हुआ, वैसे तो आपको जानकर हैरानी होगी, जिस दिन हमें ये अटैक हुआ था पहली बार, उससे पहले मैंने सारी योगिक क्रियाएं की थी। अब इस चित्र वीडियो पर जो आप देखेंगे मेरी योगिक क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं उसी समय की हैं और मेरी क्रियाएं देख करके आपको हैरानी होगी। डॉक्टरों ने भी इस पर आश्चर्य माना कि इतना व्यायाम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कैसे ये दोष हो गया। ये उनके लिए भी आश्चर्य की बात थी और इस आश्चर्य का कारण जो है यह था कि इतना अभ्यास करते हुए, इतनी क्रियाएं करते हुए भी शरीर में ये अधिक यात्रा और अधिक श्रम, क्योंकि मैं विदेश के कार्यक्रम में, भारत में भी आप लोग जो अधिक निकट है मेरे जानते हैं, मैं रात में मुश्किल से 2 घंटे सोता था और बाहर भी बोलते समय भी मैं एक लगातार कंटिन्यूअस 9 घंटे तक बोला, व्याख्यान दिया 9 घंटे तक। और उसमें यूनिवर्सिटियों में, यानी यहाँ के अमेरिका के, और स्कूलों में, कॉलेजों में और पब्लिक में भी, तो जो इतना आदमी बोलेगा तो उससे तो एनर्जी खत्म होती है और उसमें फिर क्या नाम है, श्रम भी होता है। तो योगी के लिए जो वर्जित था वो मैंने नहीं ध्यान दिया और उसमें मैं ऐसे करता रहा। यात्राएं भी बहुत की और पोल्यूशन का भी उसमें सहयोग मिला, तो कई कारण मिलकर के एक हो गए जिससे ऐसा हुआ। लेकिन मेरी राय है कि जो लोग इतनी यात्रा नहीं करते, इतना श्रम नहीं करते, कम से कम 6 घंटे सो लेते हैं, और मैं 2 बजे रात सोता था, 4 बजे उठ जाता था। 1953 तक, यानी 53 से ये मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ है। 1953 से कार्यक्रम शुरू हुआ है और 1986 तक हमारा ये कार्यक्रम चला है और लगातार उसमें हम कभी, मुझे याद नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा सोए हो। अध्ययन काल में तो मैं 2 घंटे से ज्यादा कभी सोया नहीं, लेकिन उसके पश्चात में भी हमारी यही स्थिति रही, विचार काल में भी। खैर, तो इसलिए मेरे शरीर के खराब होने का एक कारण था और फिर भी मैं इतनी क्रियाएं करता रहा हूं, अभी बहुत सी क्रियाएं करता हूं मैं। और मुझे विश्वास है कि यदि व्यक्ति अपने व्यवस्थित रूप से रहे और जो इंस्ट्रक्शंस योग शास्त्र में दिया गया है उसका फॉलो करे, अनुकरण करे, तो बहुत से रोगों से, बहुत से दुखों से बच सकता है। मेरे रोग जरूर शरीर में हुआ, लेकिन उसका मुझे कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है और न तो उसको कोई मुझे ज्यादा पीड़ा ही रही, न चिंता ही रहा। और ये मैंने सोचा कि शरीर का प्रारब्ध था, हो गया पूरा, मैं फिर उसे अपने काम में लगा हुआ। अभी मैं आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मुद्राएं करता हूँ, कुछ मैं उसका अभ्यास करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये हमारे योगिक क्रियाओं का ही परिणाम है कि इतने भयंकर रोग से और इतने बड़े ऑपरेशन के पश्चात भी मैं अपने आप को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करता हूँ और अभी मेरा कार्यक्रम उसी प्रकार से चलता है, पढ़ने का, पढ़ाने का और अन्य कार्यों का भी। खैर, ये योग का ही बल है, ये मैं आप लोगों से कर सकता हूँ। इसलिए हमारी स्मृति में, हमारे कार्यक्रम में वृद्धि हुई है, बल्कि ह्रास नहीं हुआ, ये विश्वास के साथ आपसे कर सकता हूँ। इसलिए आप लोग जो हमारी इन क्रियाओं को देख रहे हैं, इन क्रियाओं को देखते रहिए और उसका करने का अभ्यास कीजिए। मैं अभी आप लोगों को ये बड़े आराम से सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अब मैं करना छोड़ दिया हूँ, जैसे बारी बस्ती जो मैं करता था, बहुत लोग जानते हैं, गंगा जी में और नदियों में जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने कभी बारी बस्ती के लिए जो लोग पोंगी का प्रयोग करते हैं, पोंगी होती है यानी छेद वाली यानी बांस की पोली, तो उसको गोदाम में लगाकर उससे पानी खींचते हैं, कि मैंने अभी ऐसा कभी नहीं किया। मैं अपने आप पानी में खड़ा हो जाता था और वो करता था। इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी क्रियाएं थी जिसके लिए मैं सहज रूप से करता रहा हूँ। अब वो क्रियाएं तो मैं छोड़ दिया, वो तो करता नहीं, क्योंकि 20 वर्ष मुझे विदेश में रहते हो गए, तो क्रियाएं न तो वहाँ ऐसी सुविधा थी करने का और न तो ऐसे कर सका।
वो सारी बंद हो गई। तो अब लेकिन मैं सिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, जो लोग करना चाहते हैं उनको हम प्रक्रिया समझा सकते हैं, ये हो सकता है। और अब मैं निश्चय कर रहा हूँ कि यदि आप लोग इसको सीखने के लिए उत्सुक हो तो मैं बहुत समय इसके लिए लगा करके आप लोगों को ट्रेंड कर सकता हूँ, अच्छी प्रकार से योग्य बना सकता हूँ योगिक क्रियाओं में, इसमें संदेह नहीं है। तो अब आप मेरे आसनों की क्रिया को देखिए और उसको समझिए, और बीच बीच में मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा कि ये क्रियाएं जो मैं कर रहा हूँ इसका क्या लाभ है और इसको कैसे किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम दे रहा हूँ और आगे अब मेरी क्रियाएं प्रारंभ हो रही हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ओम। ये भस्त्रिका प्राणायाम की प्रक्रिया है। इसमें श्वास को बाहर निकाल करके पहले वो करते हैं, शरीर को तैयार कर रहे हैं योगासन के लिए। ये मोढ़ों के लिए और हाथ के, पेट के, सारे शरीर के लिए उपयोगी है। पंजे के बल खड़े होना है, ऐसे खींच करके शरीर को, श्वास को अंदर भरना है। इस श्वास को अंदर भरकर कर रहे हैं। ये सारी क्रियाओं के साथ श्वास का बहुत बड़ा संबंध है। ये श्वास अंदर भरकर कर रहे हैं सारा। ये श्वास की क्रिया चल रही है। भस्त्रिका प्राणायाम है। श्वास को बाहर निकालकर बाहर होल्ड किए, अंदर भर लिए, अब अंदर होल्ड किया है। अंदर भर करके अंदर रोकना, बाहर बाहर रोकना। अब इसको पहले दाहिनी तरफ से निकालना, बाएं को बंद करके, और फिर इसी प्रकार से करके ये देखो, ये उड्डयन की प्रक्रिया है। फिर कुंभक है। बाईं तरफ से निकाल दें। ये क्रियाएं थोड़ी थोड़ी करके बताई है, एक एक बार, क्योंकि सारी बताने के लिए ऐसा किया है। पंजे के बल से खड़े होना, शरीर को स्ट्रेच करें कुंभक के साथ। प्राणवायु को अंदर भर करके फिर ऐसे करते हैं। श्वास को बाहर
निकाल कर करते हैं, फिर इसी प्रकार से श्वास को अंदर भर कर करते हैं। दोबारा भर कर करेंगे। ये कोणासन। ये भी कोणासन का दूसरा रूप है। ये वीर्य स्तंभासन है। वीर्य को स्तंभित करने के लिए ब्रह्मचर्य की रक्षा में काम आता है। श्वास को अंदर भर करके पूरे ये क्रिया की जाती है। कुंभक के साथ हनुमान आसन करने से भगवान मारुति की मुद्रा में उल्टासन। सारे आसन जो हैं सबका अपना अपना महत्व है और क्रिया विशेष में सहयोगी होते हैं। हर एक आसन के पश्चात 2 मिनट 4 मिनट के लिए शांत और स्थिरता और ध्यान। इन आसनों में सबसे विशेषता यह है कि ये सगर्भ आसन है। सारे प्राण की क्रिया इनके साथ होती जा रही है। सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया है।
ये सूर्य नमस्कार का कार्य पूरा हुआ। ये सारी क्रियाएं सूर्य नमस्कार की हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूरा आसन है। यदि कोई सूर्य नमस्कार का अभ्यास करे तो उसे अन्य आसनों की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें प्राणायाम के साथ इसे करने की व्यवस्था है और ये सारे आसन प्राणायाम के साथ किए गए हैं। ध्रुवासन है। इन आसनों का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। भस्त्रिका क्रिया है। न्यूली न्यूली है, उद्यान और उसके साथ न्यूली। ये न्यूली है, अंदर की दोनों नाड़ियां घूम रही है इससे। ये न्यूली है। उद्यान और न्यूली दोनों साथ साथ होती है। बीच में गोला निकल आता है पेट का, दो नाड़ियां निकलती हैं, उसको न्यूली कहते हैं और इसको घुमाने से न्यूली क्रिया होती है। आसन का क्रम है। इन आसनों से बहुत से रोग दूर होते हैं। जो लोग अभ्यास करते हैं लेकिन एक बात और होना चाहिए कि आसन होते रहे, बीच में बंद करने की जरूरत नहीं। प्रार्थना आसन है। श्वास अंदर भरकर कुंभक के साथ किया जा रहा है। उष्ट्रासन। पंजे तक ऐसे हाथ ऊंचा करके पूरा करो। ये सारी क्रियाएं कनाडा यूनिवर्सिटी में, कनाडा में वाटरलू यूनिवर्सिटी के एक हॉल में की गई है और मेरे प्रिय शिष्य हैं डॉक्टर विजय कुमार सोलंकी, वो वीडियो बना रहे हैं और एक दूसरे मेरे शिष्य हैं जो
चित्र खींच रहे हैं, इसके चित्र भी उपलब्ध है यहाँ। सिंहासन, ये सिंहासन है, ये पूरा सिंहासन है, बिल्कुल शेर की तरह आपको दिखाई देगा। वज्रासन, पीछे से मोटा पकड़ करके इसका अभ्यास किया जाता है। ये रीढ़ की हड्डी के लिए है, गले के लिए, थायराइड के लिए आसन बहुत उपयोगी है। सिंहासन आंख के लिए, गले के लिए, नाक के लिए और उदर के लिए बहुत उपयोगी है। ये प्रसुप्त वज्रासन है। एक मेरी और भी वीडियो बनी है, वो बनी है लंदन में, और उसमें भी सारे आसन किए हैं। उसमें और भी कई कठिन आसन हैं जो कि मैं नित्य प्रति अभ्यास से करता रहा हूँ। दंडासन और उसके साथ जानुशिरासन, जानुशिरासन है और इसी पर महामुद्रा भी किया जाता है। श्वास को अंदर भर करके और सर को घुटने पर रखना है। ये महामुद्रा है, इसमें प्राणायाम की प्रक्रिया है सारी। इसमें कुंभक, रेचक और पूरक के तीनों क्रियाएं होती हैं। रेचक, पूरक, कुंभक तीनों क्रियाएं होती हैं। ये महामुद्रा में पहले रेचक करके, फिर पूरक करके, फिर कुंभक करते हैं। इसे वे कुंभक करके इस मुद्रा में आते हैं, फिर ये रेचक करते हैं। पहले रेचक करके जानुशिरासन, इसको पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं, बहुत ही उपयोगी होता है। ये धनुष्टंकार आसन है,
ये कच्छपासन, पहले कुक्कुटासन, ऐसे, फिर कच्छपासन, ऐसे कछुए की तरह शरीर को बना लेना। ये कछुआ ऐसे बैठता है, देखा होगा आप लोगों ने, कच्छपासन। भूसंप्रसारणासन, पेट को जमीन पर लगा देना, सीने को, सारे शरीर को जमीन पर लगाना, पहले जानो सिरासन करते हैं। पक्षी आसन, पार्वती आसन, इसके साथ योनि मुद्रा की जाती है। अब योनि मुद्रा की तैयारी हो रही है। ये नर्वस सिस्टम को ठीक रखने के लिए और ये योनि मुद्रा का पहला रूप। अब ये पंजे मुड़ करके पीछे चले जाएंगे और उलट करके इसको बैठना होगा। योनि मुद्रा है, देखिए ये योनि मुद्रा है। ये ब्रह्मचर्य के लिए अमृत बताई गई है। आसन,
लोटस पिक्चर के साथ ये ये, ये बद्ध पद्मासन है, ये बद्ध पद्मासन है, पद्मासन, ये योग मुद्रा। योग मुद्रा के और भी रूप हैं, इसमें आपको बताया जाता है। ये योग मुद्रा का दूसरा रूप है, पहले ये है, फिर तीसरा रूप है, ऐसे। ये भी प्राणायाम के साथ होता है, कुंभ करके। सारी एनर्जी जो है, शक्ति जो है, वो शिरोभाग में आ जाती है इससे। ये योग मुद्रा का स्वरूप है। लावणी मुद्रा। ये विपरीत करणी मुद्रा है। हर एक आसन के पश्चात कुछ देर तक रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, जिससे फिर आसन करने की क्षमता आ जाए। शव आसन है, इससे थकान दूर हो जाती है। कठिन आसनों के पश्चात इसे कर लेना चाहिए। अभी सो करके आसन जो होते हैं उनको शुरू किया।
पहले खड़े होकर, फिर बैठकर, फिर सोकर। सारे एक एक बार करके इसलिए बता रहे हैं जिससे लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि अधिक बार नहीं किया जा सकता। ये सारे आसन 3-3 बार करने चाहिए। विश्राम के लिए इससे बढ़िया और कोई मुद्रा नहीं। तो दूसरी क्रिया शुरू हो रही पेट के बल से। इसे पीठ के बल से करते हैं, इसे पेट के बल से करते हैं। पहले एक पाँव से, फिर दोनों पाँव से, सर से, फिर हाथ और पाँव। भुजंगासन, नौकासन के पश्चात एड़ी देखनी है अपनी, इसे घुमाकर। इससे गर्दन का भी, रीढ़ की हड्डी का भी सफा हो जाता है। ये सलभासन करने जा रहे हैं। ये सलभासन है। धनुरासन।
पसीना हो गया इसलिए पाँव पीछे नहीं अड़ रहा, सारा चिकना हो गया। ये श्वासन वर्षों तक करते रहे। पवन मुक्त आसन है, पेट के लिए, गैस के लिए बहुत सुंदर है। सर्वांगासन, हलासन, विपरीत करनी, ये सब उसी आसनों के भेद हैं, भिन्न भिन्न रूप से। हलासन के और विपरीत करनी, ऊर्ध्वासन, ऐसे सारे। तुलासन है, और चक्रासन करने की योजना बन रही है। कर्ण पीड़ासन, ये चक्रासन है। इसका भाग है। ये चक्रासन है पूरा। चक्रासन है। पहले तो ये हाथ पांव दोनों एक हो जाता था पीछे से,
पहले पांव पीछे उठ जाता था पूरा और पीछे से पांव पकड़ा जाता था। ये सब अभ्यास का परिणाम है। हठ योग की क्रियाएं हमेशा करते रहो तो बनी रहती है। उन्नीस सौ बहत्तर के पश्चात जब मैं विदेश में आ गया, बहुत सी क्रियाएं मेरी करने की छूट गई। उसमें और भी कई कारण थे और ये भी था कि उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। हठ योग का क्रम हमारा जो अपना था वो पूरा हो चुका था। अब तो केवल हम लोगों को सिखाने समझाने के लिए ही से प्रयोग करते थे और कभी कभी अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे कर लिया करते थे। ये कुंभक की और प्राणायाम की प्रक्रिया है। वैसे अभ्यास की उच्च अवस्था में पहुंचकर इन क्रियाओं की जरूरत नहीं रह जाती। इनके करने की वृत्ति ही नहीं होती क्योंकि चेतना का स्तर और हो जाता है। जब शरीर से ऊपर उठ जाओ तो शरीर के लिए जितना उपयोगी हो उतनी क्रियाओं का अभ्यास करो। इसलिए ध्यान की जब गंभीरता होने लगे, ये सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। वो अर्ध सिद्धासन था, ये सिद्धासन की प्रक्रिया बता रहा हूँ। सिद्धासन कहते हैं एड़ी को सिवनी में लगा लेना और इसको इंद्री के ऊपर रखना, दोनों पंजों को बीच में रखना। ये सिद्धासन की प्रक्रिया है। मेरे अभ्यास काल में यही आसन मेरे को अत्यंत प्रिय था और इस आसन से ही मैं लगभग 16 घंटे बैठा रहता था। और ये आसन बहुत ही उपयोगी ध्यान के लिए माना गया है। पहले जो आसन था वो समासन था, ये सिद्धासन है। अभी तीसरा आसन बता रहे हैं। भद्रासन है। इसको अर्ध सिद्धासन भी कहते हैं, भद्रासन भी कहते हैं। ये भी बहुत उपयोगी, जन सामान्य के लिए इससे बढ़िया और कोई अभ्यास का आसन नहीं है। तीसरा आसन है। चौथा आसन पद्मासन, ये स्वस्तिकासन बता रहे हैं। जांघ और उसके बीच में पांव हो और इधर उसी बीच में पांव। इसका नाम स्वस्तिकासन है। ये भी द्वंद्व के जय में बहुत सुंदर आसन है।
प्राणायाम में भी बहुत उपयोगी आसन है ये। बाद में ये कमलासन तो आप लोग जानते हो, पद्मासन भी कहते हैं, इसे कमलासन कहते हैं। अभ्यास में चारों आसन प्रयोग किए जाते हैं। अब किस आसन पर अभ्यास करें ये निश्चय कर ले, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसी अभ्यास आसन से बैठना प्रारंभ करें। ये कई आसन बदलने की जरूरत नहीं होती। प्राणायाम के लिए चारों आसन, भद्रासन, सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन, चारों आसन उपयोगी है। इनमें से एक का चयन कर लेना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास भी आसन विशेष से होना चाहिए और ध्यान का भी। ये बंद के साथ है, तीनों बंद है, ध्यान बंद भी है, इसमें कुंभक के साथ है, इसलिए जालंधर बंद लगा हुआ है, ठोटी जो है वो थायराइड में है, गले के बीच में है, नीचे से मूल बंद लगा हुआ है और उद्यान बंद लगा हुआ है। प्राण जो है वो डायफ्राम और लंग्स में, फेफड़ों में भरा हुआ है। ये उद्यान बंद है, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद इस समय लगा हुआ है। योगी इसका अभ्यास करता है, पहले बाह्य कुंभ करके अब अंतर कुंभ करके है। ओम के नाद के साथ श्वास को बाहर निकालना होता है, फिर उद्यान किया जाता है, तीनों बंद लगाए जाते हैं, और फिर अंदर श्वास भर करके तीनों बंद लगाए जाते हैं। ये जो लंबे अभ्यास हैं और हायर टेक्निक जो है उसमें ये सारी प्रक्रियाएं हैं। ये सारी प्रक्रिया करते समय केवल गऊ का दूध, सोंठ, गोमूत्र ऐसी चीजों का ही सेवन होता है। गोघृत, गुदा को ऊपर रखना, ये मूल बंध है, जिससे अपान वायु ने बाहर जाए, और ठुड्डी को गले में स्थापित कर देना, ये जालंधर बंध है, और पेट को अंदर उठाना, ये उद्यान बंध है। इन तीनों बंधों के साथ कुंडलनी योग का अभ्यास किया जाता है।
और यही समझा रहे हैं उसमें। ये उद्यान बन रहा है। ये कुंभक के साथ है, वो बाह्य कुंभक के साथ था, ये अंतर कुंभक के साथ है। इस मुद्रा में योगी लोग बहुत समय तक रह जाता है कुंभक के साथ। ये हंसासन है। कौन समझ सकता है कि इतनी क्रियाएं करने वाले व्यक्ति को ये हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट ट्रबल हो सकती है। इसको मयूर आसन कहते हैं। अर्धमयूर आसन और पूर्ण मयूर आसन। और इन क्रियाओं के करने के पश्चात ही थोड़े दिनों बाद हम उसके शिकार हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ हमें भी पता नहीं है। हमारे शीर्ष शासन की कई प्रक्रियाएं हैं वो इसमें समझाई जा रही है।
फोरहेड को नीचे रखना है, ऐसे ये शीर्षासन है। पूरा स्टेट, और इसमें श्वास की नॉर्मल गति होती है। वृक्षासन भी इसे कहते हैं, जिसे वृक्ष की जड़ नीचे होती है और ऊपर किया जाता है, ऐसे ही है। अब इसका दूसरा वेरिएशन है, उसका दूसरा भेद है। जैसे वृक्ष की टहनियां होती हैं, ये उसका चालन है। ये सारी क्रियाएं आप लोगों ने देखी जो शीर्षासन के साथ की गई। ये सब उसी के भेद हैं कई। नीचे तक पांव आ जाता है इससे, देखिए जैसे होता है। सारे शीर्षासन के भेद हैं। इससे सारे शरीर का रक्त जो है उसका प्रवाह रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और ये स्वास्थ्य में बहुत ही लाभदायक माना गया है, विशेष करके बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए। जैसे प्रारंभ में मैंने बता दिया है कि योग आसनों को आप लोग केवल शारीरिक व्यायाम न समझें, यह मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तीनों प्रकार का व्यायाम है। इसी के बल पर योगी लोग स्मृति को प्राप्त करते हैं। स्मृति का बहुत बड़ा स्थान है अपने जीवन में। बौद्धिक विकास का एक उत्तम स्वरूप है स्मृति। उसमें शीर्षासन और उसके कई भेद जो हैं ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये रिलैक्सेशन की प्रक्रियाएं हैं, शरीर को ढीला करने की, शरीर को रिलैक्स करने की प्रक्रियाएं हैं सारी। प्रार्थना में ये केवल शरीर को ढीला नहीं करता, ये ईगो को भी ढीला कर देता, अहंकार को ढीला करता है, ममत्व को ढीला करता है। ये हमारा अपना प्रिय आसन रहा है, सिद्धासन, हमेशा बैठने का।
ये सारा मेरे विचार से 1.5 घंटे का सारा कार्यक्रम है, बल्कि उससे ज्यादा होगा, कुछ पता नहीं, याद नहीं मुझे। इसके बाद में नेत्र संचालन की क्रियाएं भी बताई गई हैं। तो ये विधि समझाई जा रही है कि आदमी जब बहुत थक जाए तो कैसे एनर्जी गेन कर सकता है। तो मुंह को गोला बना दे और जिह्वा को उसके बीच में ले आकर खड़ी कर दे, और शरीर में कोई गति न हो, जिह्वा बिल्कुल बीच में खड़ी रहे, न नीचे लगे, न ऊपर तालू में लगे, न नीचे ओठ में लगे। बीच में जिह्वा रहेगी तो जिह्वा के अग्रभाग में व्यक्ति का ध्यान रहेगा, उससे एक नई एनर्जी प्राप्त हो। ये प्रक्रिया है। आसन के पश्चात, प्राणायाम के साथ आसन के पश्चात आप ध्यान करें। ध्यान से पश्चात जब मन आपका ध्यान से उठे तो आप मंत्र जाप करें। ध्यान में भी मंत्र जाप होता है, लेकिन गंभीर ध्यान में, डीप ध्यान में नहीं होता। बाद में अपने इष्ट का मंत्र जपें
और उस शब्द को ध्यान से सुने। यहाँ योग की संक्षिप्त क्रियाएं समझाई गई हैं। योग शास्त्र स्वयं में बहुत बृहद है, उसकी क्रियाएं भी बहुत हैं। बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा अंतर क्रियाएं उसमें अधिक हैं। आप लोगों को विशेष करके उसमें से बाह्य और अंतर क्रियाएं कुछ थोड़ी सी बताने की चेष्टा की गई है। आसनों के पश्चात ध्यान अपने आप एकाग्र हो जाता है और न चाहते हुए भी
आप प्रशांत और शरीर आपका गतिहीन हो जाएगा। चाहते हुए भी आप बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, ऐसी एकाग्रता स्वतः आ जाती है उसमें। और यही आपकी चेतना के विश्राम का मूल समय होता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया से आप ये योनि मुद्रा है दिखाने के लिए, जो हस्त मुद्रा की जाती है ध्यान के पश्चात। उस पराशक्ति की वंदना में इस मुद्रा का प्रयोग होता है। योग की योनि मुद्रा अलग है, ये कर मुद्रा है। अभ्यास के पश्चात शरीर में यदि पसीना हुआ हो तो उसको शरीर को रगड़ करके उसी में सुखा देना चाहिए। उससे शरीर का तेज बढ़ता है और शक्ति
क्षय नहीं होते। अब आंख की क्रिया है ये, नेत्र की, नेत्र का व्यायाम है। इसमें दोनों पुतलियां साथ साथ घूमती हैं। दोनों तरफ घुमाई जाती हैं। मन इतना कंट्रोल में हो जो कि आंख को कहे और आंख उस प्रकार से चले, तब ये क्रिया होती है। त्राटक की एक प्रक्रिया है, त्राटक के साथ इसका संबंध है। अब ये सारा क्रम समाप्त हो गया है और जितनी बातें इसमें समझाई गई हैं उसमें से कुछ का भी यदि साधक अभ्यास करेगा तो उसको उससे लाभ होगा। विशेष बातें क्रियात्मक रूप से तो नहीं, लेकिन वैसे गाइडेंस रूप से अब भी समझाई जा सकती है। ओम।